Welcome back to my channel, guys. This is Vikram Verma and you are watching this video on Economic Express. Hello my dear students and learner, how are you? I hope you are all fine. So today we are going to start this chapter, that is the natural vegetation and wildlife. And let me tell you, dear students, this is the lecture second of class 9, subject geography. So without wasting our time and effort, let us start this video. And let me tell you, dear students, if you have any problem or query, you can just mention your problem in the comment box. Okay, so let's start the video now. Dear students, let's start our फर्स्ट टॉपिक टुडे, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स. तो जो थर्ड टाइप का हमारा वेजिटेशन है वो क्या है? थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. तो इन रीजन्स में जो रेनफॉल होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक. और जहाँ और ये इनका नेचुरल वेजिटेशन है वो उसमें थॉर्नरी ट्रीज और बुशेस दिखाई देते हैं, ठीक है ना. तो बुशेस का मतलब और थॉर्नरीज का मतलब, थॉर्नरी का मतलब होता है कांटे वाले वृक्ष, ठीक. और बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम है और जब रेनफॉल की स्कैरसिटी होगी तो क्या होगा, तो इसी प्रकार के हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, ठीक. इस प्रकार का जो वेजिटेशन है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमारी कंट्री के ज़्यादा पाया जाता है, ठीक. जैसे कि गुजरात के जो सेमी एरिड एरियाज़ हैं, ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा. ओके. और जिस प्रकार के यहाँ पर प्लांट की स्पीशीज़ पाई जाती हैं उसमें प्लाम्स और उसमें अकेशियस, यूफोर्बियस, कैक्टिस, इस प्रकार की प्लांट स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं. तो अकेशियस का मतलब बेसिकली बबूल को कहते हैं, ठीक. और यहाँ पर ये स्थानीय ट्री हैं, प्लांट की स्पीशीज़ है जो कि पर्टिकुलरली उन रीजन्स में देखने को मिलती है जहाँ स्कैरसिटी वाटर की ज़्यादा देखने को होती है. ट्री ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स. देखिए इनकी जो ट्री होती है ना वो ऐसे होते हैं कि जिनकी रूट बहुत पेनिट्रेट मानी कि बहुत डीप होती है, क्योंकि इनको वाटर और मॉइस्चर के लिए काफ़ी डीप जाना होता है ना, क्योंकि उन एरियाज़ में पर्टिकुलरली उतना हमें वाटर स्टोरेज नहीं देखने को मिलता. तो इनकी ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, ठीक है, ताकि ये मॉइस्चर ले आ पाएँ. अच्छा, जो उनकी स्टेम्स होती हैं, है ना, वो वाटर को इस प्रकार से बनी होती हैं कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करके रखें अपने अंदर, ठीक है. जो उसकी लीव्स होती हैं थिक होती हैं, स्मॉल होती हैं, है ना, और इवेपोरेशन कम से कम करती हैं, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा करेंगी तो वाटर का ज़्यादा यूज़ होगा. ओके. These forests give away the thorn forest and scrubs in arid areas, ठीक. तो इस प्रकार के फॉरेस्ट से हम थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स को भी देख सकते हैं, और एरिड एरियाज में पर्टिकुलरली थॉर्न फॉरेस्ट ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं. इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स. इस प्रकार के एनिमल्स हमको ज़्यादातर थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में देखने को मिलते हैं. ओके. As you can see on the screen, the picturization of the trees that you found on the thorn forest and scrubs and the tropical deciduous forest. जी हाँ, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब में इस प्रकार के ट्रीज और प्लांट की स्पीशीज़ आपको मिल सकती हैं, ठीक. सो दैट्स बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स माउंटेन फॉरेस्ट की, जो नेक्स्ट टाइप के फॉरेस्ट हैं या नेक्स्ट टाइप का वेजिटेशन में हमें इस प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. सो माउंटेनियस एरिया में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड अक्सर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम नेचुरल वेजिटेशन में चेंज देखते हैं, ठीक. दोबारा बता रहा हूँ, देखो माउंटेनियस जो एरिया होता है ना, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, यानी कि वहाँ ठंडी होती है, और ऑल्टीट्यूड यानी कि जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वेजिटेशन वहाँ का चेंज रहता है, ठीक है. सो एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सीन इन द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन. तो ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार का वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा जिस प्रकार का वेजिटेशन हमने टुंड्रा रीजन में देखा था प्रीवियस क्लासेस में. ओके. तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें 1000 टू 2000 मीटर्स की हाइट पर देखने को मिलते हैं, ठीक. अच्छा. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री, मतलब इस प्रकार के पेड़ होते हैं जिनकी जो लीफ होती है यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो बहुत चौड़ी होती हैं, ठीक है ना, लीफ काफ़ी ब्रॉड होती हैं इनकी, जैसे कि ओक का ट्री है या चेस्टनट का ट्री है, ठीक. तो
तो ये प्रीडोमिनेट करते हैं ओक और चेस्टनट की ट्री इस प्रकार की हाइट पर। अगर बात करें हम लोग 1500 से लेके 3000 मीटर्स तक की हाइट पर, तो टेम्परेट फॉरेस्ट में हमें कन्फिशियस ट्री जैसे कि पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस और सीडर इस प्रकार के ट्री हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक। तो बच्चों इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं है ना, वो हिमालयास के साउथर्न स्लोप पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये उन जगहों पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर हायर ऑल्टीट्यूड है, यानी कि जो ज़मीनी स्तर से ज़्यादा ऊपर है, यानी कि मैंने बताया जैसे कि 2000 मीटर या 2000 या 1500 टू 3000 मीटर्स। ओके। और ये साउथर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो एट हायर ऑल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि अगर मैं बात करूं कि सी लेवल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेट फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड है ना, वो आ जाते हैं और एल्पाइन वेजिटेशन आपका समाप्त हो जाता है। सिल्वर फिर और जूनिपर्स, पाइन्स, ब्रेचेस है ना, इस प्रकार के कॉमन ट्री हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। However, they get progressively stunned as they approaches the snow line. देखिए, इनका जो बढ़ना है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है जैसे ही स्नो लाइन दिखना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली थ्रू shrubs and scrubs they manage into the alpine grassland। देखिए, जो स्क्रब्स होते हैं, ठीक है, इनको हम ये कह सकते हैं कि झाड़ियाँ, जो श्रब्स होते हैं वो छोटे पेड़ होते हैं, तो ये दोनों एल्पाइन ग्रासलैंड में आगे चल के मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। द shrubs and scrubs extensively used for grazing by the nomad tribes like the Gujjars and the Bhakarwals। तो श्रब्स जो स्क्रब्स हैं ये दोनों ही कबीले की जो लोग हैं, गुज्जर्स या भाकरवाल है ना, ये ग्रेजिंग के लिए अपने प्लांट एनिमल्स के लिए इनको यूज़ करते हैं इस प्रकार के ट्री को। ठीक है ना। जब ऑल्टीट्यूड और ज़्यादा बढ़ जाता है और हम टुंड्रा वेजिटेशन की तरफ पहुंच जाते हैं, तो मोसिस और लीचन है ना, इस प्रकार के दो प्लांट्स हमें फिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं वहाँ से। ठीक। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर द कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrel, shaggy horn, wild ibex, bear, rare red panda, sheep, goat with the thick hair। तो जो कॉमन एनिमल हमें इनमें इस प्रकार के वेजिटेशन में देखने को मिलते हैं, ये सभी मैंने नाम आपको बताया, जिसमें तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपार्ड, ओके, शीप, रेड पांडा, ये गोट, और जिसके बहुत थिक हेयर हो है ना, मोटे मोटे जो हेयर होते हैं, उस प्रकार की गोट हमें देखने को मिलती हैं, शीप देखने को मिलती हैं, कश्मीरी स्टेक देखने को मिलता है, स्पॉटेड डियर देखने को मिलता है। ओके, तो इस प्रकार के एनिमल्स हमें ये वेजिटेशन में देखने को मिलते हैं। अगला जो फॉरेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, सो द मैंग्रोव और द टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स। देखिए, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमें उन एरियाज़ में देखने को मिलता है जो कोस्टल एरिया प्रभावित होते हैं किनसे, टाइड से, है ना, जिसमें लहरें आती हैं, जिसमें पानी आता रहता है कंटिन्यूस, है ना, उन एरियाज़ के पास में, उन एरियाज़ कोस्टल एरियाज़ के पास में हमें ज़्यादातर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, जो ज़्यादातर मड्स में होते हैं। ठीक, और जो सिल्ट होता है ना, वो कोस्ट से उन मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिल जाता है। ओके, तो सिल्ट मैं बता दूं, ये स्मॉल पीसेस होते हैं सैंड के और स्टोन्स के, तो वो सिल्ट होता है। तो मड और सिल्ट हमें जो कोस्ट पर मिल जाते हैं और आगे चल के मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये मर्ज हो जाते हैं। डेंस यानी कि जो घना मैंग्रोव है, मैंग्रोव्स होते हैं है ना, उनमें ये देखा जाता है कि इस प्रकार के जो ट्रीज़ होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होती हैं। ठीक, और गंगा के डेल्टा पर, महानदी के डेल्टा पर, कृष्णा रिवर्स के डेल्टा पर, गोदावरी, कावेरी, इन प्रकार के जो डेल्टाज हैं है ना, वहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज यानी मैंग्रोव प्लांट्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके, और मैंने बताया कि ये मड या सिल्ट है ना, इस प्रकार की चीज़ों से मिलके बने होते हैं। मतलब ये एक प्रकार से ये जो ट्रीज़ होते हैं ना, ये हमें दलदली क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सॉइल की सरफेस होती है वो सेम नहीं रहती है ना,
वो उसके अंदर वाटर भी बहुत ज़्यादा मर्ज रहता है, इसलिए इनकी जो सॉइल होती हैं वो भी काफ़ी क्या कहते हैं डीप होती हैं और वाटर में कहीं ना कहीं सबमर्ज हो जाती हैं। ओके, इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से इन नदियों से मिलके जो डेल्टा बनता है वहाँ पर सुंदरी ट्री हमें देखने को मिलता है। ठीक, और जो सुंदरी ट्री की जो टिम्बर जो हमें मिलता है सुंदरी ट्री से, है ना, वो बहुत ड्यूरेबल होता है, यानी कि वो इस प्रकार की वुड होती है जो बहुत हार्ड होती है और हम काफ़ी जो मजबूत चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पाम, कोकोनट, एगर और क्योरा, है ना, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं और डेल्टा के पार्ट में इनको भी ग्रो किया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, ये एक बहुत फेमस एनिमल है जो इस प्रकार के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कह सकते हैं, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर जो डेल्टास रिलेटेड जो भी फॉरेस्ट होते हैं, है ना, इस प्रकार के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्री है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है। मैंने कहा था, देखिए आप इसकी रूट्स को देखिए, तो ये देखिए वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, जो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, तो उसके नीचे जो कमेंट का सेक्शन होता है उसमें आप लोग इसका अपने हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट विल हैपन इफ द प्लांट्स एंड एनिमल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से प्लांट्स और एनिमल अगर अचानक से गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो क्या होगा। कैन द ह्यूमन बींग सर्वाइव अंडर द सिचुएशन, सच अ सिचुएशन। और इस प्रकार की सिचुएशन में जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल नहीं होंगे, क्या ह्यूमन बींग सर्वाइव कर पाएगा। वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड वाई इट शुड बी कंजर्व, है ना। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो नेसेसरी क्यों है और क्यों हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, क्यों इसको संरक्षित करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चंस में से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बच्चों आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर देना ही है। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, या इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने वीडियो को वॉच किया है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सेकंड सेक्शन पर हम लोग आ जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन तो हमने देख लिया, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फ्लोरा की तरह फोना भी इंडिया के पास उसकी रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो है ना, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फोना ऑल्सो, है ना, आफ्टर फ्लोरा। सो इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़, है ना। तो 90,000, है ना, एनिमल की स्पीशीज़ प्रजातियाँ पाई जाती हैं इंडिया में और 2000 स्पीशीज़ बर्ड्स की हम देख सकते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की 13% है। There are about 2,546 species of fishes which accounted for 12% of the world stock। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फिशेस हैं उसमें 12% फिशेस इंडिया में पाई जाती हैं और इंडिया में 2,546 प्लांट फिशेस की स्पीशीज़ यानी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं उसके 5 to 8%, है ना, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। ओके, द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। देखिए एनिमल जो है वो आपका एलिफेंट है। ठीक है ना, तो मैजेस्टिक का मतलब होता है आलीशान। तो जो आलीशान हमें सबसे ज़्यादा मैमल्स में दिखाई देता है वो एलिफेंट ही है, क्योंकि उसके साइज़ की वजह से, ऑफ कोर्स बहुत बिग साइज़ होता है, बहुत पावरफुल होता है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। असम के फॉरेस्ट में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक और केरला में भी हमें एलिफेंट मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसरस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन द स्वाम्पी एंड मर्शी लैंड ऑफ असम एज वेस्ट बंगाल। तो देखिए, वन हॉर्न राइनोसरस यानी कि एक सींग वाला जो राइनोसरस होता है, ठीक है ना, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल और असम की लैंड में देखने को मिलता है, जहाँ पर दलदली इलाके ज़्यादा देखने को होते हैं। एरिड एरिया,
ठीक, एरिड का मतलब होता है सूखा क्षेत्र। तो जो रन ऑफ कच्छ का सूखा क्षेत्र है या जो थार डेजर्ट का सूखा क्षेत्र है, वहाँ पे हमें वाइल्ड एस या फिर कैमल ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंडियन बिसन या फिर नील गाय जिसको हम ब्लू बुल कहते हैं, ठीक, या फिर फोर हॉर्न एंटीलोप जिसको चार सिंगा कहा जाता है, या फिर गिजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, है ना। तो कुछ और स्पीशीज डियर की भी इंडिया में पाई जाती हैं। इट ऑल्सो हैव सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकी, है ना, मंकी यानी कि बंदर की भी कुछ प्रजातियाँ इंडिया में पाई जाती हैं। और ये आपको डू यू नो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दे रखा है कि इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो पता है आपको कब इम्प्लीमेंट हुआ था? जी हाँ, 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये इंडिया में। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड लाइन। तो देखिए, इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जिसमें लायन और टाइगर हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में हमें लाइन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपका नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो प्राकृतिक हम ये कह सकते हैं कि आवास है इंडियन लायन का, वो गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। इसके अलावा जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में देखने को मिलता है, ये आपने बहुत सुना होगा, है ना, बहुत सारी फेमस स्टोरीज इसमें हैं, है ना। इसके अलावा हिमालयन रीजन में भी ये देखने को मिलता है। और लेपर्ड जो कि तेंदुआ जिसे हम कहते हैं, वो भी एक कैट फैमिली का एक मेंबर है जो कि इंडिया में पाया जाता है। ओके, दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे, है ना। जितने भी शिकारी जानवर होते हैं उन सभी शिकारी जानवर में कैट फैमिली में ये तीनों ही सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें मैं टाइगर, लायन और तीसरे नंबर पर लेपर्ड का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा शिकारी जानवर होते हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट द हिमालयन हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल। देखिए, हिमालयन का जो एरिया है वो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है वहाँ पर। तो जब इतना एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के स्पीशीज़ का बचना बहुत ही पॉसिबल नहीं है उतना, लेकिन स्पीशीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करती हैं अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से। और इसी वजह से हिमालयाज़ में भी, है ना, काफ़ी कम रेंजेस हैं एनिमल्स की, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है वहाँ का। तो जैसे कि मैं बात करूँ लद्दाख की, तो लद्दाख का भी जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना, और ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टेम्परेचर में हमें याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स देखने को मिलती है, ठीक है ना, वेटेड अराउंड 1 टन, जिसका जो वज़न है 1 टन के आसपास होता है ना। टिबेटन एंटीलोप देखने को मिलता है हमें, और बैरल यानी कि ब्लू शीप ये देखने को मिलती है। वाइल्ड शीप देखने को मिलती है ना। क्यांग, क्यांग का मतलब होता है टिबेटन वाइल्ड एस, ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके फर्दर मोर द इबैक्स, बियर, स्नो लेपर्ड और रेयर रेड पांडा, है ना, इस प्रकार के भी कुछ हमें स्पीशीज़ प्लांट्स की इन एरियाज़ में, पर्टिकुलरली तिब्बतन एरिया में या हिमालयन एरिया में देखने को मिलती हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि ये एरिया कितना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड एरिया है। तो जब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड एरिया होगा तो किसी भी प्लांट्स, एनिमल की जो स्पीशीज़ हैं उनका बचना कितना ही कम पॉसिबल होगा। एडेप्टेशन की वजह से कुछ प्लांट्स और एनिमल हैं जो हमें इन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज़ में टर्टल, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स पाए जाते हैं, ठीक। इट इज़ ट्रूली सैड दैट बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया में इतनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ बर्ड्स की मिलती हैं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो बर्ड लाइफ इंडिया में बहुत कलरफुल है। पिकॉक, है ना, पिजेंट्स, डक्स और पैराकीट्स, क्रेन, पिजन्स, है ना, ये कुछ बर्ड्स की प्रजातियां हैं, ये बर्ड्स के टाइप्स हैं जो हमें नेचुरल इनहैबिटेट जिनका इंडिया में है, पर्टिकुलरली फॉरेस्ट में और वेटलैंड्स में हमारी कंट्री के। तो वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट। तो हमने हमारी जो क्रॉप है वो बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट से अडॉप्ट की है। फ्रॉम द रिजर्व ऑफ द ईटेबल प्लांट्स, है ना। और कुछ ऐसी क्रॉप्स, हम ये बायोडाइवर्स जो इन्वायरमेंट कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी जो ईडेबल प्लांट्स हैं ना, कुछ ऐसे रिजर्व्स क्रॉप्स जो कि ईटेबल प्लांट्स हैं, उनको हमने सेलेक्ट किया है अपने क्रॉप्स के तौर पर।
We have also experimented and selected many मेडिकल प्लांट्स, है ना। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ मेडिकल प्लांट्स को भी सिलेक्ट किया है अपने क्रॉप्स के लिए। द एनिमल वर सेलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज अ मिल्क एनिमल, है ना। और देखिए हमने कुछ एनिमल्स का भी लार्ज स्टॉक सेलेक्ट किया है ना, जिसमें से ये वो एनिमल्स हैं जो हमें नेचर्स ने प्रोवाइड कराए थे, है ना। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस द ड्रॉथ पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स से हमें जो स्टॉक मिलता है, इनके अलावा वो क्या मिलता है, पावर का। ठीक, यानी कि आपने काफ़ी सारा ट्रांसपोर्टेशन के समय देखा होगा कि एनिमल्स को यूज़ किया जाता है उसमें, है ना। तो इसके अलावा मीट के लिए या उनके एग के लिए भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो फ़िश हैं वो हमें न्यूट्रिटेड फूड प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस हमें देखने को मिलता है सी फूड में, पर्टिकुलरली फ़िश में। ओके, तो इंसेक्ट्स जो हैं, है ना, वो हमारा हेल्प कराते हैं पॉलिनेशन में, क्रॉप का पॉलिनेशन में, है ना, फ्रूट ट्री में। ठीक, और एग्जिटिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट इज़ हार्मफुल। अगर हम इस प्रकार के बायोलॉजिकल जो इंसेक्ट्स हैं, अगर हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से पॉलिनेशन हो पाता है और हम फ्रूट्स और फ्लावर हमें दिख पाते हैं, मिल पाते हैं। ठीक, एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। जितनी भी प्रजातियां हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, उनका सबका एक रोल फिक्स किया है नेचर ने इकोसिस्टम में। हैंस द कंजर्वेशन इज़ असेंशियल। इसीलिए इनका संरक्षण जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। So it has been mentioned earlier that due to the excessive exploitation of plants and animal resources by human being, the ecosystem has disturbed. तो देखिए जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अत्यधिक प्रयोग के कारण जो प्लांट्स और एनिमल हमारे लिए एज अ रिसोर्स इकोसिस्टम ने या जो हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, वो क्या होता जा रहा है, वो विलुप्त होता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हम उसका अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो इकोसिस्टम इसकी वजह से डिस्टर्ब भी हो जाता है ना। एंड अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज़ आर एंडेंजर्ड। करीबन 1300 प्लांट की जो स्पीशीज़ हैं, है ना, वो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि विलुप्ति की कगार पर हैं। ये 20 स्पीशीज़ आर एक्सटेंट, और 20 स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की वो विलुप्त हो भी चुकी हैं। ठीक, क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज़ आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटेंट, है ना। और कुछ प्लांट्स के अलावा कुछ एनिमल की भी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आज विलुप्ति की कगार पर हैं, और कुछ ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। मेन कॉज फॉर दिस थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर द कमर्शियल पर्पस। देखिए, तो जो मुख्य कारण है ना, उस डर का जो थ्रेट, जो मतलब जो धमकी ह्यूमन बीइंग नेचर को दे रहे हैं ना, वो इसका क्या कारण है, क्यों जो नेचर है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्यों एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज़ समाप्त हो रही हैं। इसका कारण ये है कि जो लालच है, मानव का जो लालच है, जो हंटर्स हैं उनका जो लालच है कि वो इनका हंटिंग करेंगे और हंट करके उनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए उनको यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने एनिमल्स की स्किन को देखा हो, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल की, इनकी स्किन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और जो हाथी हैं उनके दांतों को यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से एनिमल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट को यूज़ किया जाता है, इसके लिए, व्यापार के लिए, है ना, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो यही एक मानव का, हम ये कह सकते हैं, लालच है, जिसकी वजह से प्रकृति को या एनिमल्स और प्लांट्स को थ्रेट है ह्यूमंस। ओके, पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड deposits and introduce of alien species, reckless cutting of the tree, of course from the forest to bring land under the cultivation and habitation are also responsible for this imbalance. इसके अलावा कुछ कारण और हैं, जैसे कि जो पॉल्यूशन होता है किसकी वजह से, केमिकल या इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जो कि फैक्ट्री से निकलता है ना। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ बनती हैं जो कि मतलब परजीवी स्पीशीज़ होती हैं, है ना, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैलती हैं।
इसके अलावा जो हम अत्यधिक ट्री को काटते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट को हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, और उनका जो लैंड है वो हम कल्टीवेशन के लिए क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रकार के एरिया को लैंड के, या फिर हैबिटेशन, या फिर हम वहाँ पर अर्बनाइजेशन करते हैं, इंसानी बस्ती बसाते हैं। तो इस प्रकार से अगर सभी फॉरेस्ट यानी जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या फॉरेस्ट रहेंगे? क्या एनिमल की प्रजातियां बचेंगी? नहीं बचेंगी। तो ऐसे में क्या हमारा सरवाइव कर पाना पॉसिबल होगा? मुझे नहीं लगता हो पाएगा। तो यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रकृति का बैलेंस जो है वो ख़राब करते हैं, संतुलन को हम जो पूरी तरीके से बिगाड़ते हैं। तो हमें फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें संरक्षित करना चाहिए। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में फ्लोरा और फौना दोनों को ही संरक्षित यानी कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। पहला, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज़ बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं हमारी पूरी कंट्री में, 18 बनाए गए हैं। 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरबंस, अच्छा, उन 20 में से जो 10 हैं वो सुंदरबन में, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, पंचमनी, है ना, अचनाकमार एंड अमरकंटक। तो पूरी जो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स का मैंने आपको नाम बताया इंडिया में कहाँ मिलते हैं। और ये जो हैं ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर है, मतलब पूरी दुनिया के अच्छे बायोस्फीयर्स में इनकी गिनती की जाती है। ओके, सो यहाँ पर 18 बायो रिजर्व्स हैं, जैसे कि सुंदरबन, द गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रैक, ग्रेट निकोबार, मनास और शिमीपल और दिबांग दिहांग और दिबेरू। और इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पर ये अमरकंटक है ना, और पंचमनी है ना। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर 18 बायो रिजर्व्स हैं जिसके नेम आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली यानी वित्तीय और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है ना, इन बॉटनिकल गार्डन्स को। ठीक, ये जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं ये गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे 1992 से, जो कि कच्छ में, रन ऑफ कच्छ, जी हाँ, कोल्ड डेजर्ट, और इसके अलावा शीशाचालम और पाना, है ना। ये 4 हैं ये बॉटनिकल गार्डन जो गवर्नमेंट ने, जिनको अपना टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इस प्रकार के काफ़ी सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जियोलॉजिकल गार्डन गवर्नमेंट ने हमारी इस विरासत को, ये जो प्राकृतिक विरासत है, इसको संवारने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए बनाया है। Okay, so all of us must utilize the importance of the natural ecosystem of our own survival। तो हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक, कि जो हमारा ये नेचुरल इकोसिस्टम है इसके सरवाइव करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। अगर ये सरवाइव नहीं करेगा तो हम लोग भी सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका सर्वाइवल जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोगों के सर्वाइवल के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ पॉसिबल इफ़ indiscriminate destruction of natural environment is put into immediate end। ठीक, अगर हम कोशिश कर सकें तो हमें ये करना चाहिए कि जितना जो डिस्ट्रक्शन हमने किया है नेचुरल इन्वायरमेंट का, है ना, उस डिस्ट्रक्शन को हम जल्द से जल्द क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। अगर इस डिस्ट्रक्शन को अगर हम समाप्त करते हैं तो हम अपना जो नेचुरल रिसोर्स है इसको कंजर्व करके रख सकते हैं। और ये जो नेचुरल रिसोर्स है, जी हाँ, यही हमारे लिए सर्वाइवल का बहुत अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि कारण है। यदि ये रिसोर्स नहीं होंगे तो हम अर्थ पर किसी भी प्रकार से सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर ज्योग्राफी टर्म टू सिलेबस का यहाँ पर पूरी तरह समाप्त हो चुका है, ये चैप्टर भी अंत हो चुका है। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो। और कमेंट आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। मैंने आपको इस जो वीडियो है इसके बीच में कुछ 2 क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक, वो 2 क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि वो क्या 2 क्वेश्चंस थे, है ना, और उसका आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है ठीक, वो आंसर आप कमेंट में देंगे, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने बच्चे हैं हमारे स्कूल के और हमारी यूट्यूब फैमिली के
जो चैनल को देख रहे हैं, ठीक, और कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। Thank you very much for watching this video, and the last thing is that please complete your question answers and send me your notes. Okay.